बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को, विच इज़ चैप्टर नंबर 9, और उसमें टॉपिक कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी है स्टूडेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry in which we discuss the rate of a chemical reaction, जिसमें हम rate of a chemical reaction की डिस्कशन करते हैं। रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर हम रिएक्टेंट्स के लिए बात करेंगे तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आएगा? जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में कन्वर्शन पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। तो अब हम इसको इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं रेट को कि इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, और इट इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। रेट की जगह पे हम वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। एंड यू नो दैट केमिकल रिएक्शन, जब हमारे पास पुराने बॉन्ड्स खत्म होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो विद डिफरेंट या न्यू एटम्स, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें से कोलिजन थ्योरी रेट के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन होने के लिए उसमें जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उन रिएक्टेंट्स में लाजमी है कि वो आपस में एक दूसरे के करीब आए, क्लोज कांटेक्ट में आए। ठीक है, और कांटेक्ट में आने के बाद वो कोलिजन करे। तो जब वो क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, कोलिजन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। दिस इज द बेस ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन करना, मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, ये कोलिजन थ्योरी का थीम है, या हम कह सकते हैं कि बुनियाद है। फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्टेंट्स मस्ट कम इनटू कांटेक्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया, क्लोज कांटेक्ट में इनको आना होगा। देयर मस्ट बी अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के दरमियान कोलिजन लाजमी है स्टूडेंट्स। अगर वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं, तो फिर तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। अब मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमें बताता है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, जब भी केमिस्ट्री में हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, इनफैक्ट वी आर डिस्कसिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो जनरली पार्टिकल्स की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ अ रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ये तो इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया गया कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोलिजन थ्योरी ये है कि रिएक्शन होने के लिए लाजमी है कि रिएक्टेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आएँ। जब वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन जो है वो लाजमी है। जब कोलिजन होगा, इन द रिजल्टिंग कोलिजन्स एटम्स आर रीअरेंज्ड, बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड। बॉन्ड्स आर ब्रोकन का मतलब ये है स्टूडेंट्स के अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन डिस्कस करें, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना जो है ये लाजमी है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, उसके साथ अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्शन करे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स अब आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि इन रिएक्टेंट्स का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कोलिजन होगा। कोलिजन पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये अरेंज होंगे, रीअरेंजमेंट इसमें से होगी। रीअरेंजमेंट के बाद इन मॉलिक्यूल्स में जो पुराने बॉन्ड्स मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इन बॉन्ड्स का टूटना होगा, इन बॉन्ड्स को खत्म होना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जब बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे, क्या होगा? नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड खत्म होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है हमें इसकी इंफॉर्मेशन देगा। और जब ये पहले वाले कंडीशंस क्लियर हो जाएंगे लीडिंग टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा।
लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स के कोलिजन होगी और प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो। सेकंड पॉइंट हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स कैन ओनली टेक प्लेस if upon collision they possess a certain minimum amount of energy। collision हो गया स्टूडेंट्स, अब इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम पॉइंट नंबर 2 में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में इस अमाउंट ऑफ एनर्जी की डिस्कशन है। इस अमाउंट को, मिनिमम अमाउंट को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक मार्कर खरीदने के लिए कम से कम 50 रुपए चाहिए हमें, अब एक स्टूडेंट जाएगा दुकानदार के पास, उसके पास अगर 40 रुपए हो, अब मार्कर लेने के लिए कौन से कंडीशंस है, स्टूडेंट्स का जाना होगा वहां पर, वो पैसे देगा तब उसको मार्कर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स चला गया, पैसे उसने दिए, लेकिन वो पैसे जो हैं वो 50 के बराबर नहीं है, तो मार्कर तो उसको नहीं मिलेगा। रिएक्टेंट्स जो हैं ये आपस में कोलिजन्स कर लेंगे स्टूडेंट्स, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन पर इनके लिए लाजमी है कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, मिनिमम अमाउंट, कम से कम। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ना हो तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन फिर नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ कोलिजन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 में है कि हर एक कोलिजन जो है वो हमें प्रोडक्ट नहीं देगा। नॉट एवरी कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लीड्स टू रिएक्शन। हर एक कोलिजन instead of having the activation energy हमें product नहीं देगा। only those molecules are effective which take place with the proper orientation or arrangement of colliding molecules। हर वो reaction, हर वो collision होगा जब activation energy हो और proper orientation हो। अब अगर proper orientation ना हो students तो फिर तो reaction possible नहीं होगा, instead of having the activation energy, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए बोर्ड नंबर 2 पर इन पॉइंट्स की वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स। बोर्ड नंबर 1 पर हमने कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस किए, इसके बाद हम उन पॉइंट्स की वजाहत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है स्टूडेंट्स कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस एंड कंसिक्वेंटली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कहते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स अगर हम बात करें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर हम गैसेस की बात करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो रिएक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद NO2। प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NO बनेगा। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें यहाँ पर, चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6.023 × 10⁻23 कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 1 लीटर में होंगे तो हम कहेंगे एट STP, तो हम कहेंगे कि इट इज 1 मोल पर dm³। दिस इज कंसंट्रेशन। अगर हम 2 मोल्स रिएक्टेंट लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर हम 3 मोल्स रिएक्टेंट्स लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे होगा क्या, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ कोलिजन्स उसके साथ इंक्रीज होंगे। जैसे ट्रैफिक की मिसाल है स्टूडेंट्स, अगर सड़क पर गाड़ियों की तादाद ज्यादा हो तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर सड़क खाली हो तो फिर कोई चांस नहीं होगा। इसी तरह अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कोलिजन ज्यादा होंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी गेन होगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ बढ़ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 की वजाहत थी। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लूँ स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन को मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज कंसंट्रेशन। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है स्टूडेंट्स, वहां पर हमने बात की कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 2 में?
molecules react only if upon collision they possess a certain minimum amount of energy, the activation energy। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में कोलिजन लाजमी है, कोलिजन हो जाता है, लेकिन अगर उसके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो तो फिर तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैं जनरल लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ। अब किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स टेस्ट दे देते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि 50/50 ही टॉप करें, उसमें से कुछ फेल होंगे टेस्ट में जिनके मार्क्स कम आएंगे, कुछ टॉप पोजीशन पर आएंगे, टॉप 1 पोजीशन पर हो सकता है कि 2 आ जाए, या हम सिंगल कंसिडर करते हैं। फिर सेकंड पोजीशन पर 2-3 पॉसिबल है, थर्ड पोजीशन पर 2-3 पॉसिबल हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉप फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए लेकिन हम कहते हैं कि कोलिजन नंबर थ्योरी के पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि सारे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। टेस्ट पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 50% मार्क्स तक पहुंच जाते हैं वो फिर पास हो जाएंगे। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा क्या, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, क्योंकि हमने तो केमिकल चेंज को डिफाइन किया था कि बॉन्ड खत्म होंगे पुराने और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का काम ये है कि वो बॉन्ड्स को, पुराने बॉन्ड्स को खत्म करे। स्टूडेंट्स पुराने बॉन्ड्स खत्म होंगे तो कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एटम है ए मॉलिक्यूल है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब अगर सेकंड केस में डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है और थर्ड केस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग चैप्टर में ये पढ़ा था, ये डिस्कस किया था कि आयोनिक रिएक्शंस फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रिएक्शंस। कोवेलेंट रिएक्शंस वो हैं स्टूडेंट्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हो, और आयोनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे, तो आयंस तो ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव बने हुए हैं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। लेकिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस में पहले बॉन्ड खत्म होंगे, उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक। एक स्पेसिफिक, एक खास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हर मॉलिक्यूल के लिए। If activation energy of a molecule is equal or greater than the energy of activation, the reaction would occur। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी, सपोज हम एक लिमिट रखते हैं, एक प्रोपोज्ड लिमिट रखते हैं 50 किलो जूल्स पर मोल। अब अगर ये एनर्जी उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास हो तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इससे कम हो तो फिर एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी होगी उनके पास, लेकिन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इफ इट इज़ लेस देन दैट नो रिएक्शन वुड अकर। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसकी वजाहत हो गई। स्टूडेंट्स आपकी किताब में इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हम मीथेन गैस को, सुई गैस को, जिसको हम हाउस होल्ड गैस भी कह सकते हैं, उसको और ऑक्सीजन को अगर किसी कंटेनर में इनफिनिट टाइम के लिए रखें तो उनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को मिले, हासिल करें किसी सोर्स से भी, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब याद रखें कि जिस वक्त, जब तक हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते सुई गैस को और ऑक्सीजन को, किचन में जो गैस जलती है, जैसे ही हम माचिस की तीली जलाते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं,
और वो गैस जो है और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो एक स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट वैसा ही है जैसे आपके साथ एक डिस्कस किया गया। पॉइंट नंबर 3 में है कि हाउएवर नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लीड टू रिएक्शन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, कोलिजन थ्योरी के पॉइंट नंबर 1 में हमने बात की कि कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन होने के बाद उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी भी है लेकिन फिर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्यों? इसलिए द मैनर इन विच दे कोलाइड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लाजमी है कि वो जिस तरीके से कोलिजन कर रहे हैं वो रिएक्शन होने के लिए प्रॉपर है या नहीं है। Some molecules must be oriented in a very specific manner for a reaction to occur। जैसे स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम इस मार्कर को दोबारा कैप करना चाहेंगे, अब अगर मैं इस मार्कर और कैप को इस अंदाज से लेके आऊँगा तो फिर मार्कर भी मौजूद है, कैप भी मौजूद है, लेकिन ये तो कवर नहीं होगा। इसको हमने एक स्पेसिफिक एंगल के साथ, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के साथ कैप को और मार्कर को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आना है ताकि वो उसको कवर कर सके। स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन से रिलेटेड, प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड नंबर 3 पर मौजूद है। आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब में कोलिजन थ्योरी से जो रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स, that is the reaction of CO with the NO2 and the product is CO2 and NO। स्टूडेंट्स, आपकी समझ के लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन की कंसेप्ट को समझने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसमें कार्बन एटम को रेड सर्कल से और ऑक्सीजन एटम को ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, इसी तरह NO2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन को ब्लू से और ऑक्सीजन को रेड से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में आप दोबारा देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन आर इन रेड कलर वाइल कार्बन इज इन ब्लू, और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में ब्लू नाइट्रोजन के लिए और रेड ऑक्सीजन के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसमें से इस रिएक्शन को होने के लिए लाजमी है कि ये रिएक्टेंट्स आपस में कोलिजन करें। कोलिजन भी किया इन्होंने, अब बॉन्ड भी इस पोजीशन पर आ गए हैं कि टूटने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है इनके पास। लेकिन अगर कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के सामने नहीं आएगा, उसके साथ कोलिजन नहीं करेगा, तो फिर तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में चेंज को नोट करें, कार्बन के साथ पहले सिंगल ऑक्सीजन था, अब उसके पास प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, तो मतलब इसने नाइट्रोजन से, जो जिसके पास रिएक्शन होने से पहले 2 ऑक्सीजन थे लेकिन रिएक्शन के बाद सिंगल ऑक्सीजन आ गया है, मतलब कार्बन ने नाइट्रोजन से 1 ऑक्सीजन लिया हुआ है। अब कार्बन के लिए ये लाजमी है कि वो कोलिजन उस मॉलिक्यूल के साथ किस ओरिएंटेशन में करे, जिस ओरिएंटेशन में वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आए। लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये याद रखें स्टूडेंट्स, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने कोलिजन थ्योरी डिस्कस की, उसके पॉइंट्स डिस्कस किए और फिर उनकी वजाहत की। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे तो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।